नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बीए सेकेंड ईयर भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में बड़े ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर भूगोल के सेकंड पेपर के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम पेपर में हमने विश्व के प्रादेशिक भूगोल के बारे में जाना था। ठीक इसी प्रकार सेकंड पेपर आपका इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के नाम से रहेगा, अर्थात आर्थिक और संसाधन भूगोल। आपको पता है कि पिछले वर्ष आपने प्रथम वर्ष में अर्थात बीए फर्स्ट ईयर में भूगोल की दो प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भूगोल विविध शाखाओं में उपविभाजित होता रहा है। तो इसमें देखिए, इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी प्रमुखतः यह आर्थिक भूगोल से संबद्ध क्षेत्र है। अतः इस लेक्चर में हम सेकंड पेपर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इस पेपर में किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है। क्योंकि यदि हमारे दिमाग में सिलेबस का एक फ्रेमवर्क क्लियर रहता है तो हमें चीज़ें बहुत ही सहज और सरल लगती है। हम देखेंगे जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर 5 यूनिटों में विभक्त था, ठीक उसी प्रकार सेकंड पेपर भी 5 अलग अलग इकाइयों में विभक्त किया गया है। देखते हैं प्रथम यूनिट इसकी। ये देखिए, यूनिट प्रथम को भी वापस ए बी सी डी और ई 5 उप विभागों में विभाजित किया गया है। तो यूनिट फर्स्ट जो है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अर्थात इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका स्कोप यानी क्षेत्र क्या है। तो हमें ये समझ में आ जाएगा, जिस प्रकार से हमने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था उसमें देखा था कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्कोप कैसा है। ठीक इसी प्रकार आर्थिक भूगोल के बारे में उन्हीं चीज़ों को वापस पढ़ना है। तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्थिक भूगोल वास्तव में है क्या। अगला है रिसेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसकी रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, नवीन अद्यतन प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, और इट्स रिलेशन विथ इकोनॉमिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट। और इस आर्थिक भूगोल का जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और उससे जो सह विषय है उसके, उससे क्या संबंध है। अर्थात हमें वर्तमान में आर्थिक भूगोल की नई प्रवृत्तियों के बारे में और अन्य जो आर्थिक क्षेत्र के जितने भी सब्जेक्ट है उनसे आर्थिक भूगोल का क्या संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है या नहीं है, या विरोधाभासी संबंध है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला है थर्ड। देखिए, यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक्स आर्थिकी का क्लासिफिकेशन क्या है और जो स्थानिक जो संगठन की क्या व्यवस्था रहती है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आपने स्कूल एजुकेशन में ये पढ़ा होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रमुखतः 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि कार्य और उससे संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। तो पुनः इन क्षेत्रों का हमें बड़े ही विस्तृत रूप से और उन गतिविधियों का अध्ययन करना है। और यूनिट फर्स्ट का जो अंतिम टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। क्योंकि आपको ध्यान ही है कि वर्तमान में दुनिया के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे भीषण जो समस्या कह सकते हैं वो पर्यावरण संरक्षण की है। दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण एनवायरनमेंट विषय पर अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आपको इम्पैक्ट बढ़ना है, यानी प्रभाव। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं, भले वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, चतुर्थक, पंचम, अनेक गतिविधियां होती है, उनका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चूंकि आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, कोई भी देश अपने विकास को बनाए रखने के लिए, उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करता है, लेकिन उन आर्थिक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसका हमें भी अध्ययन करना है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट हो गई। इसमें अब देखेंगे कि मुख्य तौर पर हमें इसमें आर्थिक भूगोल के ABCD को देखना है कि वास्तव में आर्थिक भूगोल क्या है और उसमें हम किन किन पहलुओं का अध्ययन करेंगे। अब देखिए अगला यूनिट सेकंड आपकी। यूनिट सेकंड में नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात प्राकृतिक संसाधन, और उन प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उनका मीनिंग, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात उनका अर्थ, उनकी परिभाषा और वर्गीकरण। तो एक अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में मौजूद कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और जो हमारे लिए उपयोगी हो, उसको हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। और जो मैन मेड न हो, नेचुरल हो, ऐसे रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। तो उनका मीनिंग क्या है और उनका क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में इस नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन विभिन्न आधारों पर सूक्ष्म तरीके से किया गया है। फिर अब देखेंगे ये पूरा, इसमें पूरा मुझे लग रहा है कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। देखिए जैसे आगे दिया है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका कंजर्वेशन, संरक्षण कैसे किया जाएगा। और उसमें भी दो पढ़ना है, एक तो आपके वाटर और एक फॉरेस्ट रिसोर्स कन्वर्जन। देखिए कंजर्वेशन किसका पढ़ना है हमें, वाटर का और फॉरेस्ट रिसोर्स का। क्योंकि वाटर वर्तमान में प्राणवायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना जाता है और मानवीय दैनिक घरेलू छोटी मोटी क्रियाओं से लेकर आर्थिक विकास के बड़े से बड़े क्षेत्र इस जल के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जल ही जीवन है, जल ही कल है, जल है तो कल है। तो चूंकि पता है कि लगभग 3/4 पृथ्वी का भाग महासागरों से अर्थात जलीय आवरण से घिरा हुआ है, उसके बावजूद विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न देशों में जल दुर्लभता और जल संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसका कारण ये है कि जो 3/4 ग्लोब पर वाटर का जो आवरण है, वो उसमें से लगभग 97% खारा जल है, महासागरीय जल है, लवणता युक्त जल है, जो हमारे ना तो दैनिक उपयोग के काम का है, न कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकते हैं और न ही औद्योगिक क्षेत्र में इतना वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बचा 3% जो अलवणीय या मीठे पानी का विस्तार है, उसमें भी लगभग 2% भाग तो ध्रुवीय या उच्च पर्वतीय बर्फीले क्षेत्रों के रूप में विद्यमान है और मात्र 1% जल ही हमारे लिए उपलब्ध है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो निरंतर बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग के कारण ये वर्तमान में पर्यावरण के बाद दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसी को माना जाता है, वाटर को, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार फॉरेस्ट रिसोर्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉरेस्ट से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ तो हमें प्राप्त होते ही हैं। इसके अलावा जलवायु के निर्धारण में, मृदा के संरक्षण में और वन्य जीवों के घर के रूप में, निवास के रूप में, अर्थात जो हमारी जैविक विविधता है, जिसमें भले वो वन्य जीव हो या वो पादप जगत की विविधता हो, प्रत्यक्ष रूप से इस फॉरेस्ट पर ही निर्भर करती है। तो इसको हमें पढ़ना है। अगला है
चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जितनी भी इकोनॉमिक जो गतिविधियाँ हो रही है, आर्थिक गतिविधियाँ, उनमें क्या, उनके पैटर्न में, उनकी प्रकृति में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है ना। ये चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को लास्ट के तीनों टॉपिकों में सम्मिलित किया। देखिए सेम सेम है, और उसमें दो दो टॉपिक लेने हैं। पहले में पढ़ना है माइनिंग और फॉरेस्ट्री क्या है, खनन और जो वानिकी की क्रिया है उसके पैटर्न, उसके नेचर में क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है। फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को देखना है, यानी कृषि और उद्योग। और अगला है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आप देखेंगे इसमें ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, व्यापार और जो परिवहन, ये तृतीय सेवा क्षेत्र से सम्मिलित है, सेवा क्षेत्र में आते हैं। हमारा एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से है, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करता है, और जो माइनिंग और फॉरेस्ट्री है वो भी प्राइमरी सेक्टर से ही संबंधित है। अर्थात जो चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटी है उसका चेंजिंग, उसके प्रकृति में क्या बदलाव आ रहे हैं, वो तीनों क्षेत्रों के बदलावों को हमें देखना है। अब देखिए अगली इकाई, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसको भी 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला है एग्रीकल्चरल टाइप एंड क्लासिफिकेशन। वास्तव में एग्रीकल्चर है क्या, कृषि क्या है, खेती क्या होती है, फार्मिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, और उसका क्लासिफिकेशन यानी कृषि का वर्गीकरण। मुख्यतः विभिन्न भागों में बहुत प्रकार की कृषि प्रणालियाँ पाई जाती है। वो कौन कौन सी कृषि प्रणालियाँ हैं, उनके उस क्षेत्र में मौजूद होने के क्या रीजंस है, वो डिटेल पढ़ेंगे हम। बी में देखेंगे आप एग्रीकल्चर, वापस कृषि पढ़नी है विस्तार से। जिस कृषि के आगे देखो क्या लिखा है, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। अर्थात कृषि का जो प्रमुख घटक क्या है, फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। और फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के कौन से घटक ऐसे हैं जो इस एग्रीकल्चर के क्रॉप प्रोडक्शन को, अर्थात फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो वो सारे फैक्टर पढ़ने हैं, सारे कारक पढ़ने हैं। भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, ये सारे कारक पढ़ने हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे किसी क्षेत्र की, किसी भौगोलिक क्षेत्र की कृषि दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक है, या उसको निर्धारित करने वाले घटक है। ये चीज़ पढ़ना है हमें। अगला देखिए स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्थानिक वितरण पढ़ना है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और इंटरनेशनल ट्रेड, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें किस चीज़ का पढ़ना है, राइस और व्हीट। राइस क्योंकि जो चावल है, जो विश्व की सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है, और गेहूँ ये भी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दोनों इन खाद्यान्न फसलों का स्थानिक वितरण, अर्थात कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में, कौन कौन से देशों में इनका उत्पादन कितना और कहाँ कहाँ होता है, उनकी उत्पादन और उत्पादकता कितनी है, ये पढ़ना है। प्रोडक्शन पढ़ना है और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है। इसी प्रकार देखिए अगले में क्या पढ़ना है, वही सेम, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोडक्शंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉटन एंड रबर। कॉटन का मतलब कपास, रबर का मतलब रबर जो होता है। ठीक है ना, ये दोनों पढ़ने हैं। उनका भी क्या पढ़ना है, वही स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंत में कॉफ़ी और टी के बारे में, कॉफ़ी, कहवा और टी, चाय के बारे में। तो आप यूनिट 3 में मुख्यतः कृषि गतिविधियों को ही पढ़ना है। आपके दिमाग में रखना है कि हमें जो हमारे बीए सेकेंड ईयर के जो सेकंड पेपर है उसकी 3rd यूनिट पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर है। अर्थात इसमें आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। पूरा का पूरा कौन सा होगा, इसमें प्राइमरी सेक्टर ही पढ़ना है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले कारक, और ये प्रमुखतः 6 फसल, चावल, गेहूं, कपास, रबड़, कहवा और चाय, इन फसलों के बारे में हमें पढ़ना है। उनका स्थानिक वितरण, उनका उत्पादन और उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। देखिए अगली यूनिट में देखते हैं अपन यूनिट 4। इसमें वापस वही 5 सब टॉपिक दिए हुए हैं। क्या देखना है इसमें,
अब देखिए आप इसमें देखेंगे कि हमने यूनिट थर्ड में यदि प्राइमरी सेक्टर को लिया है तो यहाँ पर कौन सा सेक्टर होगा, सेकेंडरी। आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य ही मानव के द्वारा संपादित की जाने वाली जितनी भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जितने भी जो व्यवसाय के क्षेत्र है, भले वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, क्वार्टरी हो, उन क्षेत्रकों का, उन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना होता है। तो यूनिट थर्ड में हमने प्राइमरी सेक्टर अर्थात कृषि को लिया। ठीक इसी प्रकार यूनिट फोर्थ में हमने सेकेंडरी जो हमारा क्षेत्र है, विनिर्माण का क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जितने भी उद्योग धंधे हैं और उन उद्योग धंधों को प्राप्त होने वाला कच्चा माल अर्थात मिनरल्स है, उनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए यह है पहला ही क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अर्थात खनिजों का वर्गीकरण, उनका वितरण और उनका प्रोडक्शन यानी उत्पादन और उनका ट्रेड। ठीक है, तो क्या है मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स का वर्गीकरण करना है, खनिजों का वर्गीकरण, वितरण, उत्पादन और व्यापार। और इसमें भी कौन सा, प्रमुख रूप से दो खनिज, एक तो आयरन और यानी लौह अयस्क, और एक है बॉक्साइट के बारे में हमें पढ़ना है। आयरन और बॉक्साइट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ, फिर है कोल, कोयला, पेट्रोलियम और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत के बारे में। ये दूसरा जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कह सकते हैं हम कि ये आपके एनर्जी जो रिसोर्स है उसके बारे में पढ़ना है। कोल, कोयला, पेट्रोलियम और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत के बारे में। फिर अगला फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री अर्थात उद्योगों के अवस्थी के जो कारक है या स्थानीयकरण के कारक है वो पढ़ने हैं, जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री, लोह इस्पात इंडस्ट्री को प्रमुख रूप से पढ़ना है। अगला है केमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्री को पढ़ना है, रसायन उद्योग और सीमेंट उद्योग को पढ़ना है, उनकी अवस्थी को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हाँ, और किस प्रकार से इन उद्योगों की स्थापना की जाती है। टेक्सटाइल, वस्त्र उद्योग और शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ना है। तो पूरा का पूरा विनिर्माण क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंत में यूनिट 5 में हम सेवा क्षेत्र को लेंगे अर्थात हमारा टर्सरी जो सेक्टर है सेवा क्षेत्र का उसको लेंगे, जिसमें देखिए आ गया ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, व्यापार और परिवहन, हाँ, और व्यापार और परिवहन को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक है, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन देयर डेवलपमेंट, ये सारा का सारा हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि यूनिट थर्ड में हम प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं, यूनिट फोर्थ में सेकेंडरी सेक्टर को देखते हैं, और यूनिट जो हमारी फिफ्थ है उसमें हम सर्विस सेक्टर अर्थात तृतीय क्षेत्र को विस्तृत रूप से देखना है। तो ये देखो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हो गया व्यापार और परिवहन के बारे में। सेकंड में देखिए मेजर वाटर, लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट रूटेज, जो रूट्स है प्रमुख परिवहन के जो मार्ग है कौन कौन से, वाटर वाले, जल मार्ग कौन कौन से हैं, जो स्थल मार्ग कौन कौन से हैं लैंड वाले, और जो वायु मार्ग कौन कौन से हैं, उनका पूरा विश्व के स्तर पे अध्ययन करना है। फिर इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मुख्यतः व्यापार अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, तो उन दोनों व्यापार के प्रकारों का हमें पढ़ना है कि इंटरनल व्यापार की क्या कंडीशंस है, उसका कितना विस्तार है, कौन कौन से देश सम्मिलित है, और इंटरनेशनल ट्रेड वर्तमान में ये काफ़ी हॉट टॉपिक है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय गुटों का निर्माण हुआ है, और ये क्षेत्रीय व्यापार विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को कहीं ना कहीं निर्धारित करता है। तो और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो निर्धारित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इस विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ना है, और साथ में ही ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण बोलते हैं कि इस दौर में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना व्यापार का विस्तार हुआ है और विभिन्न देश भौगोलिक दूरी को खत्म करते हुए संचार और तकनीकी के माध्यम से एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और पूरा का पूरा विश्व एक पूरा ग्लोब का क्या हो गया है, एकीकरण हो गया है, विश्व का एकीकरण हो गया है।
विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन और उसके वर्तमान में विकसित और अविकसित देशों पर क्या प्रभाव है, इस टॉपिक को पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन का भारत पर क्या इम्पैक्ट है, इसको भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वर्तमान में जो कोरोना का जो इम्पैक्ट क्या है, विश्व के व्यापार को किस तरह से प्रभावित कर रहा किया है, इसको भी हम अपडेट यहाँ करेंगे। अब देखिए लास्ट में टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ WTO एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया था पहले ही कि WTO और ये जो ग्लोबलाइजेशन है यानी विश्व व्यापार संगठन और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है, भारत जैसे जितने भी विकासशील देश है, उन पर क्या प्रभाव है। क्योंकि कोई देश चाहेगा, कोई भी देश यही चाहेगा कि हमारा विकास उत्तरोत्तर होता रहे, और इस विकास की अंधी दौड़ में जो पिछड़े देश है, अविकसित देश है, अफ्रीकन देश है या लैटिन अमेरिकन देश है, एशिया के बहुत सारे ऐसे देश है, पश्चिमी एशिया के बहुत सारे ऐसे देश है जो वास्तव में इस विकास की अंधी दौड़ में काफ़ी पिछड़े हो गए हैं। तो उस पिछड़ेपन के कारण WTO और ये ग्लोबलाइजेशन की क्या भूमिका है, उनका क्या इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, इसके बारे में हम बड़े ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि हमें BA सेकेंड ईयर में जो सेकंड पेपर है भूगोल का, उसमें आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। और आर्थिक भूगोल का मुख्य अध्ययन का विषय वस्तु क्या रहता है, आर्थिक गतिविधियाँ। पहले यूनिट में तो हम जनरल डिस्कस कर लेंगे कि आर्थिक भूगोल क्या है, उसका अन्य विषय से क्या संबंध है, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगली जितनी भी यूनिट है उसमें आपको आर्थिक व्यवसाय के जो प्रमुख क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या मानव के द्वारा अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, व्यवसाय के क्षेत्र है, उनको अलग अलग भागों में बांटा है। और प्रत्येक क्षेत्र का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करना है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को हमें मुख्यतः फोकस करना है। तो आप मोटा मोटा ये फ्रेमवर्क दिमाग में रखेंगे, एक सिलेबस होना चाहिए आपके दिमाग में, और उसको ध्यान में रख के यदि आप स्टडी करेंगे तो आपको ये ज़्यादा फायदा इसका मिल पाएगा। तो हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के पाठ्यक्रम का बहुत ही विस्तृत ढंग से अध्ययन कर चुके हैं, और साथ में आपके 60 नंबर का एक प्रायोगिक पेपर भी रहेगा प्रैक्टिकल का। उसका हम अगले कभी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि वास्तव में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अब अगले क्रम में हम पेपर जो आपका सेकंड है उसका एक एक टॉपिक लेंगे, और उसको मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और आशा करूंगा कि आप थोड़ा इस ओर ध्यान देंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आगामी समय में संपन्न होने वाली आपकी जो वार्षिक मूल्यांकन अर्थात जो परीक्षा हैं उसमें आपको ये फ़ायदा मिल सके। और चूंकि देखिए भूगोल वर्तमान में आपकी जो ये दोनों पेपर है, ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप सम्मिलित होंगे आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, तब ये सिलेबस काफ़ी जीके और जीएस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए इसको आप यह समझकर ना पड़े कि मुझे केवल एनुअल या एकेडमिक स्तर पर ही इसका ज्ञान प्राप्त करना है और मैं एक डिग्री प्राप्त कर लूँगा। आप यदि आगे कंपटीशन के दौर से गुजरेंगे तब वापस इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम अभी से ही इसको ये सोचकर पढ़े कि आगामी समय में जब भी मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम दूंगा कंपटीशन के, तब मुझे चीज़ें वापस पढ़नी है, तो इसको अभी से ही कंठस्थ और व्यवस्थित तरीके से अपने दिमाग में बैठाऊँ। धन्यवाद।